NSQF प्रोजेक्ट, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हेल्थ केयर सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। मैं अरविंद कुमार तिवारी, हेल्थ केयर का क्लास 12 यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा, प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। इसका मतलब स्टूडेंट्स होता है मेडिकल रिकॉर्ड कैसे तैयार किया जाता है या किस तरह से आप तैयार करेंगे। तो इसमें पहला आता है प्रलेखन। प्रलेखन स्टूडेंट्स वह होता है जिसमें रोगी के साथ समस्त उपयुक्त अभिक्रियाओं, अभिनिर्धारण, निदान, योजना, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन का वैधानिक लिखित रिकॉर्ड होता है। इसमें पेशेंट हमारे पास जब से आया है स्टूडेंट्स, उस समय से लेके जब तक हमारे पास है उस समय तक का उसका समस्त रिकॉर्ड, लेखा जोखा, उसकी स्वास्थ्य के बारे में कितना चढ़ाव हुआ है, कितना उतार हुआ है, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका नाम, उसका पता, उसका एड्रेस, उसका लिंग, मेल है या फीमेल है, या किस बीमारी के तहत हमारे हॉस्पिटल में आया हुआ है। इन सारी चीज़ों का हम उसमें विवरण लिखते हैं। ये होता है हमारा प्रलेखन। उसके साथ हम उसका क्या योजना बना रहे हैं, उसकी बीमारी को कैसे हम ठीक करेंगे, इन सारी चीज़ों का एक लिखित रिकॉर्ड हम अपने पास रखते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, प्रलेखन का उद्देश्य। उद्देश्य में हमारा उद्देश्य क्या है, प्रलेखन करने का हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, वो ये है कि रोगी की देखभाल के लिए प्रलेखन का सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है 24 घंटे देखभाल की निरंतरता को बनाए रखना। मतलब कि पेशेंट हमारे पास जब आया है उस समय से लेके और उस जब तक एडमिट है तब तक उसकी स्वास्थ्य में या उसके शरीर में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बदलाव आए हैं, अगर उसमें स्पॉट है तो कितना स्पॉट कम हुआ है या कोई और नया सिम्टम उसके शरीर में जनरेट हुआ है। ये सारी चीज़ों का हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, 24 घंटे निरंतरता को बनाए रहेंगे। हमारी जब ड्यूटी शिफ्ट होती है तो हम चार्ज में दूसरे स्टाफ को देके जाते हैं, अगला निगरानी वो रखता है। दूसरा पॉइंट आता है गुणवत्ता परक देखभाल की प्रामाणिकता उपलब्ध कराना। मतलब गुणवत्ता, उसको कितना अच्छा बेहतर ट्रीटमेंट हम दें, कितना अच्छी केयर प्रोवाइड करें कि वो बाहर जाने के बाद या डिस्चार्ज होने के बाद आपके हॉस्पिटल का या आपका नाम अच्छे से ले सके और रिप्यूटेड बता सके कि हाँ आप ये हॉस्पिटल अच्छी है, यहाँ अच्छा इलाज होता है। तीसरा पॉइंट है रिकॉर्ड को बनाए रखना, है ना। रिकॉर्ड को क्यों बनाए रखना, अगर मान लीजिए कोई बीमा पॉलिसी कंपनियां हैं, है ना, जो किसी भी व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है ना, तो किसी कंपनी के तहत है, तो वो उसका 4 लाख का पैकेज, 4 लाख का कोई ऑपरेशन होना है या उसकी बीमारी में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो वो अपना क्लेम कर सके बीमा कंपनी को कि हमारे इलाज में इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो वो प्रोसेस होती है हॉस्पिटल के थ्रू, तो हॉस्पिटल से वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड बना के भेजा जाता है। जब कंपनियां वहाँ से समीक्षा करने आती हैं तो वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये देखती हैं कि हमारा पेशेंट कब एडमिट हुआ है, किस समय पे एडमिट हुआ है, उसका डायग्नोसिस क्या बनाया गया है, उसकी क्या इलाज होना है, ऑपरेशन में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका सारा बिल और सारा चीज़ का विवरण उस रिकॉर्ड में होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा आता है नर्सिंग एवं स्वास्थ्य रक्षा अनुसंधान, प्रायः रोगी के रिकॉर्ड के अध्ययन के आधार पर किया जाता है। मतलब जो हमारा रिकॉर्ड बनता है, जो नर्सिंग स्टाफ अपना एक रिकॉर्ड बनाता है, वो रिकॉर्ड इस क्यों बनाया जाता है, वो रिकॉर्ड बनाने का मतलब ये होता है कि आप वो रिकॉर्ड, अगर आपके पास कोई भी पर्सन आया, पूछा कि ये कब एडमिट हुआ है, आप उसका डेट बता सकें, टाइम बता सकें, या किस वार्ड, आपके वार्ड से दूसरे वार्ड में या कब डिस्चार्ज हुआ है, वो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। उसकी बीमारी के लिए हमने क्या क्या योजनाएं बनाई थी वो हम बता सकें, है ना। या कि हमारे ड्यूटी शिफ्ट चेंज हो रहा है तो उस ड्यूटी के उपरांत दूसरा जब ड्यूटी करने आता है तो वो भी उस रजिस्टर को, उस रिकॉर्ड को देख के बता सके कि इसके पहले जो स्टाफ था उसने ये केयर प्रोवाइड कराई है, ये मेडिकेशन पेशेंट को दिया है, इसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। इसलिए हम उसका अध्ययन करके उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं एक एक घंटे की, कि उसमें क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन हो रहे हैं और कौन सी दवाई कब दी गई है, वो विवरण हम अपने रिकॉर्ड में लिख के रखते हैं।
को क्या करना है, वीडियो में सबसे ज़्यादा होता है कि पेशेंट को इस समय पे आप कौन सी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे उसको स्तनपान देना है, स्तनधारण का ब्रेस्ट फीडिंग उसको कब करेंगे, वो सब बहुत अच्छी तरीके से आपके रिकॉर्ड में लिखा हुआ होना चाहिए। कब आप उसको खाना खिला रहे हैं वो आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए। कब आप उसको दवाइयाँ दे रहे हैं वो आपके रिकॉर्ड में लिखा होना चाहिए। ये डिटेल 2.5 से 3 पार्ट में मेंटेन करना बच्चों है ना। इसका एक पॉइंट होता है COP। COP का आपको सुना होगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी दीर्घकालिक पेट का रोग। क्रोनिक मतलब होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी का जो चलिए आ रही है, वो लंबे समय की बीमारी उसको क्रोनिक बोला जाता है। अब इसमें आता है सीधा कम्युनिकेशन, संचार। कम्युनिकेशन क्या है, आपको अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, कम्युनिकेशन के बारे में जानते भी हैं, अभी मैं आपको बता दूँ कि कम्युनिकेशन वो होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। हम अपने विचार को दूसरों के सामने रखते हैं, दूसरे के शब्द को हम अपने सामने रखते हैं। उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हमारा कम्युनिकेशन में होता है। कम्युनिकेशन का एक टाइप आप हॉस्पिटल में भी होता है कि आप कम्युनिकेट किस तरह से करें। आपको अगर कोई चीज़ बोली जाए कि आपको 3 नंबर का पेशेंट आया है, उस पेशेंट को आप उस पेशेंट को आपको केयर प्रोवाइड करनी है, या डॉक्टर के पास जाके ये बोलिए कि 3 नंबर का पेशेंट, बेड नंबर 3 का पेशेंट रमेश सीरियस हो रहा है, इसकी हार्ट बीट डाउन हो रही है, 40 आ रही है, सिस्टर या डॉक्टर्स जो वहाँ पे अवेलेबल हैं उन्हें एट्रोपिन का इंजेक्शन दे दिया है। अगला स्टेप आप सीनियर डॉक्टर को बुला के लाइए। वो जाके बोलता है सर सिस्टर को बुलाना है। ये रॉन्ग कम्युनिकेशन, ये गलत कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए यहाँ पे ये कम्युनिकेशन का सही इस्तेमाल किया जाए। अगर सही कम्युनिकेशन का आपने इस्तेमाल नहीं किया है तो वो वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि जाइए मैं आता हूँ, तो पेशेंट की डेथ हुई। अगर वहीं पे सही कम्युनिकेट हुआ होता तो डॉक्टर्स जल्दी आते और उसको और बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते, जिससे वो जल्दी से उसकी रिकवरी हो सकती थी या ठीक हो सकती थी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, इसके बाद आता है हमारा गुणवत्ता आश्वासन। हम अपनी बातों पे कितनी अच्छी सुधार ला सकते हैं, अपने लोगों को पेशेंट को कितना बेहतर इलाज दें ताकि वो हमारे हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद हमारे हॉस्पिटल की अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सके, अच्छा बता सके कि इस हॉस्पिटल में अच्छी ट्रीटमेंट होता है, अच्छा इलाज होता है, अच्छी तरह से केयर की जाती है। ये वो बाहर जाके पेशेंट निकलने के बाद लोगों को बता सके। फिर आगे होती है लीगल अकाउंटेबिलिटी, मतलब कानूनी जवाबदेही। कानूनी जवाबदेही वो होता है इसमें कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड को गलत तरीके से फिल किया हुआ है और वो केस, उस मरीज़ का केस कोर्ट में चल रहा है, आपका रिकॉर्ड अगर वहाँ पे मंगाया गया तो आप उसको ये पूरी तरह से गलत हो जाता है कि आपने रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से नहीं बनाया है, जिससे वहाँ पे हुआ क्या कि आपकी गलती की वजह से एक बेगुनाह को सज़ा हो गई। ये होता कैसे है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का आया हुआ है या कोई मारपीट का केस हुआ है, आपके हॉस्पिटल में आया, आपने उसको पता चला, आपको पता हो गया कि आपके हॉस्पिटल में एक्सीडेंटल केस है या मारपीट का केस है, और आपने उसका पूरा डायग्नोसिस, उसका एक विवरण, एड्रेस, नाम, सारी चीज़ें, किस चीज़ से उसको इंजर्ड हुआ है, थाने में रिपोर्ट नहीं कराई है, और कल को वो दूसरा पर्सन के कोर्ट में चला जाता है, तो वो इंक्वायरी हो सकती है कि जब आपके हॉस्पिटल में ऐसा केस आया था तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं किया। इससे डॉक्टर्स का मेडिकल लाइसेंस भी रद्द होता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है कि जो हमारे केस लीगल हैं, कानूनी कार्रवाई के तहत आते हैं,
उसको हम पुलिस कंप्लेन ज़रूर करें और उसको वहाँ पे एक थाने पे ले जाके कंप्लेन, एक FIR कॉपी वहाँ पे बनाएं और उसकी कॉपी लाके उस रिकॉर्ड में सबमिट करके रखें और उसका स्टूडेंट्स उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करें। कौन सी दवाई चली है, कौन सा इलाज हुआ है ना, कौन सी उसकी जांचें हुई हैं, वो सारी चीज़ों का हम अपने पास एक रिकॉर्ड लिखित तौर पर रखेंगे। इसके बाद आता है अनुसंधान, रिसर्च। हॉस्पिटल में कई तरह के पेशेंट आते हैं, उस पेशेंट को कई तरीके से हैंडल किया जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि नई बीमारी लेके आए हैं जिसका अभी तक कुछ में भी नहीं आया है, उसको आप अच्छे से समझिए, उसके वाइटल्स चेक करिए, है ना। वाइटल्स में ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, SpO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें को आप अच्छे से लिखिए और उसको आगे उसके इलाज के लिए क्या आप बेहतर कर सकते हैं, उसकी बीमारी किस चीज़ से है, उन चीज़ों को आप अच्छे से बनाइए और उसके बारे में पढ़िए। रिसर्च का मतलब होता है आप उसमें नई नई बीमारियों का रिसर्च करें और उसका इलाज बनाएं कि इस बीमारी में और क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं। जैसे मलेरिया है, नॉर्मल मलेरिया में ठंड लगती है, अभी कुछ मलेरिया की बुखारें ऐसे आने लगी जिसमें ठंड नहीं लगती है लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई रहता है ना। तो इन चीज़ों को भी हमको अच्छे से देख के पढ़ना है। अगला पॉइंट आता है डायग्नोस्टिक एंड थेरेपिक ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि अगर आप डायग्नोसिस नहीं बनाई है, आपके हॉस्पिटल में कौन सा मरीज किस बीमारी के लिए आया है उसकी डायग्नोसिस आपने नहीं बनाई है तो भी एक ये गलत है। उसका आप क्या इलाज करेंगे जब आपने डायग्नोसिस ही नहीं बनाया है, तो आप सस्पेंस में इलाज कर रहे हैं, मतलब इसको हम चलो ये भी ट्रीटमेंट दे दें, ये भी ट्रीटमेंट दे दें, ये गलत है ना। तो पहले हम डायग्नोसिस को करें, उसको क्या बीमारी है उसकी जांचें कराएं, है ना, CT स्कैन कराएं, MRI कराएं, एक्सरे कराएं, खून की जांच कराएं, जो उसको बीमारी निकले उसी का उसको इलाज दें। ठीक है स्टूडेंट। फिर होता है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। एजुकेशन से हमें क्या है, ये शिक्षा, ये क्या होता है कि जितनी भी बीमारी आपने हॉस्पिटल में देखी, जितना भी केसेस आपने देखे हैं, उन नए नए मरीजों से आपको क्या शिक्षा मिल रही है, आपने क्या नया सीखा, वो आप देखें। क्या आपने गलती की, उस गलती का पनिशमेंट आपको क्या मिला, उस गलती का परिणाम क्या हुआ, किसी व्यक्ति की जान चली गई क्या, किसी की मौत हो गई क्या, ये सारी चीज़ें हमें एक अपने में शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसी गलतियाँ दोबारा नहीं करना होता है। फिर अगला पॉइंट आता है हेल्थ सर्विस एंड प्लानिंग। कोई भी बीमारी या कोई भी काम बिना प्लानिंग के सही नहीं होता है। कोई भी काम को करने के पहले हमें एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है। उस प्लानिंग को हम पहले करते हैं कि इस बीमारी हमें ये चीज़ें, पहले हम इसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, फिर इसका BP टेम्परेचर चेक करेंगे, एक घंटे में हम इसको मॉनिटरिंग करनी है, इसको हम कितना आउटपुट निकल आ रहा है, मतलब कितना पानी हम पिला रहे हैं तो इसका यूरिन कितना वॉश आउट आ रहा है। इन सारी चीज़ों को हम प्लानिंग करेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे और उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे और उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट देते रहेंगे। फिर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट, कि जब मरीज आपके हॉस्पिटल में आया है तो मरीज की हम हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री कितनी 3 तरह की होती हैं, है ना। ये हिस्ट्री में आपको जो लेना है तो पहला क्या लेना होता है, BP, दूसरा क्या होता है टेम्परेचर, अगला पॉइंट पल्स, उसके बाद पॉइंट रेस्पिरेशन, फिर SpO2। स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। आई रिपीट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल तापमान होता है शरीर का। पल्स कितनी होती है 72 से 80 बीट पर मिनट। कितनी 72 से 80 बीट पर मिनट। 1 मिनट में हमारी पल्स 72 से 80 बार होनी चाहिए।
हमारा रिस्पायरेशन, हम सांस कितनी बार लेते हैं 1 मिनट में? 17 से 20 बार। 1 मिनट में हम 17 से 20 बार सांस लेते हैं। हमारा नॉर्मल SpO2 कितना होता है? 90% से 100% के बीच में हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, ये हमने ले लिया क्या? उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री। उसमें एक पॉइंट जोड़ते हैं कि वो किस बीमारी के तहत हमारे हॉस्पिटल में आया है ना। जिस बीमारी के तहत वो हमारे हॉस्पिटल में आया है, उस बीमारी को हम देखेंगे कि वो सर दर्द को बता रहा है, कि बुखार को बता रहा है, कि उसको 3 दिनों से उसके पैर में दर्द है। जो भी चीज़ें वो बताता है वो हम उसके प्रेजेंट हिस्ट्री में जोड़ते हैं। फिर अगली आती है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में स्टूडेंट्स होता है कि वो उसके पहले उसको क्या इलाज हुआ है, प्रेजेंट टाइम उसको, इसके पहले उसने कभी कोई बीमारी हुई थी तो कौन सी बीमारी थी, उसका इलाज कहाँ कराया था, या कोई उसका ऑपरेशन हुआ था तो वो ऑपरेशन कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, कौन से डॉक्टर ने किया था, उसकी जो पार्ट निकला था बॉडी से उसकी कोई जांच हुई थी क्या है ना। अगर उसकी कोई उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया गया तो उस पार्ट का उसका हिस्टोपैथोलॉजी नहीं कराई गई थी तो उसमें हमें सस्पेंस हो जाता है, कहीं उसको ऐसा तो नहीं था कि कैंसर हुआ हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि उसके माता पिता को कौन सी बीमारी थी, कभी उनके माता पिता को शुगर की बीमारी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर की तो नहीं है, या पाइल्स तो नहीं था, है ना, या उनके दादा दादी को, जो भी उनके घर के सदस्य होते हैं उनको उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी को कोई ऐसी बीमारी होती है जो जेनेटिक होती हैं, जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती हैं। उन चीज़ों को हम नोट करेंगे। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है स्टूडेंट्स वाइटल्स, जो हमारे हेल्थ जैसे सब्जेक्ट में या हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि ये है वाइटल साइन। वाइटल साइन में क्या क्या आता है? पल्स, है ना, पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रिस्पायरेशन एंड SpO2, है ना। आपको मैंने पहले भी बताया था कि नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है मैं आपको बता दूं, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कितना होता है? नॉर्मल रिस्पायरेशन कितना होता है? 17 से 20, है ना। कितना? 17 से 20। फिर ब्लड प्रेशर हो गया, रिस्पायरेशन हो गया। पल्स कितनी हो गई? हमारी नॉर्मल पल्स होती है 72 से 80 बीट पर मिनट, है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं अभी आपको बताता हूँ नॉर्मल SpO2 कितना होता है? SpO2 वो होता है हमारा 90 से 100%, है ना। अगर इससे हमारा ज़्यादा हो रहा है तो भी हमें समस्या हो रही है, इससे कम हो रहा है तो भी हमें समस्या होती है। अगर हमारा SpO2 90 से कम जा रहा है तो हम अस्थमेटिक पेशेंट हो रहे हैं, है ना। और अगर किसी कारणवश कम हो रहा है, किसी बीमारी सडनली कोई बीमारी या हमें सर्दी जुकाम हो रही थी, वो नॉर्मल में आता है। लेकिन अगर हम 80 या 86 या 84 जिसका रहता है वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब वो COPD का पेशेंट रहता है ना। तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। हमारे वाइटल्स जो हैं वो नॉर्मल होने चाहिए। वाइटल्स में क्या कहता है? पल्स, रिस्पायरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड SpO2। इन चीज़ों को हमें स्टूडेंट्स अच्छे से नोट करना है ना। आपको आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।